आर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पहुंचते हैं स्वाध्याय में। पहला चैप्टर ग्रेविटेशन स्वाध्याय। पहला क्वेश्चन है जोड़ियां मिलाना है। उसमें 3 कॉलम दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीनों को संबंध को देखते हुए जो है जोड़ियां मिलानी है। तो इसमें जैसे पहला दिया है द्रव्यमान, दूसरे में सबकी यूनिट्स दी है और तीसरे में उनका कुछ विशेषता दिया गया है। तो जैसे ये द्रव्यमान की इकाई अगर देखते हैं तो क्या होगी, केजी, ठीक है। और इसका इसमें से संबंध किसके साथ है, ये 4 दिए गए हैं, इसका संबंध जो है इसके साथ लग रहा है। तो ये हो गया द्रव्यमान की इकाई केजी और उसका जो है विशेषता क्या है, जड़त्व का माप है वो। दूसरा अगर देखते हैं तो ये क्या दिया है, भार। भार की इकाई इसमें से ढूंढिए तो क्या होती है, न्यूटन। और ये किस पर निर्भर करता है, या इन चारों में से ढूंढ लीजिए। तो ये मेरे ख्याल से ये है, ऊंचाई पर निर्भर करता है द्रव्यमान, इसका हो गया, ठीक है। अब बचा जो है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए अगर ये गुरुत्वीय त्वरण का हम देखना चाहते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या होता है, केंद्र के पास 0, ठीक है। अब एक और बचा, तो जो बचा वो इसका हो जाएगा। कौन सा बच रहा है, ये वाला पोर्शन बच रहा है गुरुत्व स्थिरांक का। तो गुरुत्व स्थिरांक किसके बराबर हो जाएगा, इसकी इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और ये क्या होता है, संपूर्ण विश्व में समान होता है। तो इस तरह से इसकी जोड़ियां मिला लेंगे। हाँ, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है। जैसे द्रव्यमान की इकाई तो एक ही है ये, परंतु द्रव्यमान जड़त्व का माप भी है और द्रव्यमान संपूर्ण विश्व में समान भी होता है। तो इसके दोनों उत्तर संभव हैं। इसी तरह से भार का देखिए, तो भार की इकाई तो न्यूटन है, परंतु भार किस पर निर्भर करता है, ये ऊंचाई पर तो निर्भर करता है, साथ ही साथ केंद्र के पास क्या होता है, 0 भी होता है। इसी तरह से गुरुत्वीय त्वरण का भी कन्फ्यूजन किया है। गुरुत्वीय त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये केंद्र के पास 0 होते हैं और साथ ही साथ इसका मान ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। तो दो उत्तर कहीं कहीं दिए हैं, लेकिन इस निष्कर्ष पर देखिए, ध्यान से देखिए तो क्या दिया है। जैसे द्रव्यमान पहला कॉलम का दूसरा यहाँ मैच कर रहा है तो तीसरा उसके सीध में ही है। इसी तरह से भार का अगर देखेंगे तो भार का यहाँ पर न्यूटन है, न्यूटन का ये भी है और ये भी है, परंतु इसके सीध में ये है, इसको लिख लेते हैं। इसी तरह से गुरुत्वीय त्वरण का भी 2 है, परंतु गुरुत्वीय त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर, उसके साथ ही है। और गुरुत्व स्थिरांक का तो दूसरा टैली नहीं हो रहा है, वो एक ही बच रहा है, इसकी इकाई ये और गुरुत्व स्थिरांक ये, तीनों में से इसका एक ही है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर जो हो गया, क्या हो गया यहाँ पे आंसर, द्रव्यमान का संबंध केजी से और केजी का संबंध फिर इधर आ गया। इसी तरह से भार न्यूटन ऊंचाई पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पृथ्वी के केंद्र के पास 0 और ये, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, और पृथ्वी और मंगल ग्रह पर द्रव्यमान और भार दोनों समान होंगे, क्यों, या उतना ही होगा, क्यों, ऐसा प्रश्न दिया गया है। तो इसमें 2 प्रश्न एक्चुअल में पूछ दिया है। एक तो पहले अंतर हमको स्पष्ट करना है, और दूसरा ये, पहले हम लोग अंतर स्पष्ट कर चुके हैं पीछे पढ़ाते समय, फिर भी जल्दी में उसको थोड़ा दोहरा लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। जैसे अभी हमको भार और द्रव्यमान यानी वेट और मास में डिफरेंस बताना है, तो चाहे 2 कॉलम बना के बता सकते हैं, नहीं एक में पूरा ये भार के बारे में लिख दीजिए और दूसरा हेडिंग डाल करके द्रव्यमान के बारे में लिख दीजिए, वो चलेगा। तो इसमें अगर अंतर के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले इसका डिफरेंस हम ले लेते हैं किसमें, परिभाषा में। इसकी परिभाषा क्या होती है, दोनों की परिभाषा लिख दीजिए, एक एक पॉइंट हो जाएगा। जैसे इसकी परिभाषा क्या है भार की, कि किसी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्वीय बल ही भार कहलाता है, यानी जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है उसे पिंड का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और द्रव्यमान क्या होता है, किसी पिंड के द्रव्य में समाविष्ट मात्रा
जो भी मात्रा होगी उसकी, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो एक एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद आते हैं इसकी यूनिट पर, इकाई पर। भार की इकाई एसआई पद्धति में क्या होती है, न्यूटन, जबकि द्रव्यमान की एसआई पद्धति में इकाई क्या हो जाती है, ये इसकी इकाई क्या हो गई, न्यूटन, और इसकी इकाई क्या हो जाती है, किलोग्राम। और इसकी तो परिभाषा भी बताया, वो लिख लेंगे, ठीक है। और राशि, ये कौन सी राशि है, चूंकि इसका सूत्र क्या होता है, W = mg होता है, तो mg में g में दिशा होता है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी, सदिश राशि। और ये कैसा है, अदिश राशि, द्रव्यमान में दिशा नहीं होता है, ठीक है। और स्थान के अनुसार परिवर्तन, तो स्थान के अनुसार ये क्या होता है, बदलता रहता है, जैसे जैसे जगह बदलेंगे ये क्या है, बदलता है। और ये क्या है, सर्वत्र समान रहता है, ये सभी जगह जो है समान होता है, इसका मान कहीं भी बदलता नहीं है, जबकि ये क्या होता है, स्थान के अनुसार बदलता रहता है। अब एक पॉइंट और देख सकते हैं, क्या इसका मान शून्य हो सकता है, हाँ, मतलब भार जो है, अभी हमने सीखा कि ये पृथ्वी पर क्या हो सकता है, पृथ्वी के केंद्र पर ये क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाएगा, परंतु इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता, ये शून्य नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरह से 4-5 पॉइंट इसमें बना सकते हैं। पहला परिभाषा दोनों का दे दीजिए, दूसरा इकाई, और तीसरा जो है उसकी राशि बता दीजिए, सदिश है यदिश है, और इसका न्यूटन है तो ये किलोग्राम है। ये स्थान के अनुसार बदलता रहता है, ये सर्वत्र समान रहता है, ये पृथ्वी के केंद्र पर जाकर शून्य हो जाता है, परंतु ये कभी भी शून्य नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में इसके, पृथ्वी और मंगल ग्रह पर द्रव्यमान और भार में क्या परिवर्तन होगा, मतलब क्या दोनों समान रहेंगे या उतने ही रहेंगे। तो अब देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान तो ये क्या है, सर्वत्र समान रहता है, संपूर्ण विश्व में समान रहता है, तो इसका द्रव्यमान जो है यहाँ भी समान रहेगा, यहाँ भी रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को है, कोई पिंड है, जा रहा है, तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान यम है, तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान क्या होगा, यम ही रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु भार यह क्या होता है, एक्चुअल में mg होता है। W = कौन सा सूत्र होता है, mg, ठीक है। तो mg के नाते यहां पर जो होगा उसका भार हो जाएगा mg, किसका, अर्थ का, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से उसमें गुणा हो जाएगा। जबकि अगर ये मंगल ग्रह पे जाएंगे यानी मार्स पर, तो यहां पर द्रव्यमान तो वही रहेगा, परंतु जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब गुरुत्वीय त्वरण चेंज हो गया तो दोनों की जगह के गुरुत्वीकरण, मंगल ग्रह और पृथ्वी ग्रह दोनों के क्या गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग हैं। जब गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग हैं तो उनका भार भी अलग अलग होगा। अर्थात समझ में आया कि पृथ्वी और मंगल ग्रह पर दोनों जगह पर पिंड के द्रव्यमान जो है समान होंगे, क्योंकि पिंड द्रव्यमान जो है सर्वत्र समान होता है, परंतु भार अलग अलग होगा, क्योंकि यह यानी भार द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होता है। पृथ्वी और मंगल ग्रह के त्वरण अलग अलग हैं, इसलिए भार भी अलग अलग होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर जो है कुछ टॉपिक दिया है, उसके बारे में पूछ रहा है, उसका अर्थ स्पष्ट करो। तो देखिए क्या क्या है। पहला है मुक्त पतन। मुक्त पतन का अर्थ बता देना है, पहले से पढ़ चुके हैं सब डिटेल में। मुक्त पतन का अर्थ क्या होगा कि जब किसी पिंड पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वो गतिशील होता है, तब उसे क्या कहते हैं, मुक्त पतन, ठीक है। इसका अर्थ पीछे पढ़े हैं, ध्यान से लिख सकते हैं। जब किसी पिंड पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील होने के कारण वह गति करता है या गतिशील होता है, तब उसे मुक्त पतन कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण भी पीछे पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि किसी पिंड पर गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या हुआ, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय बल लगाती है, उस बल के कारण अगर किसी पिंड में त्वरण हुआ तब उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। मुक्ति वेग क्या होता है कि वह प्रारंभिक वेग
जिसके कारण ऊपर की दिशा में फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है, उसे मुक्त वेग कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी पिंड भी पृथ्वी के पृष्ठभाग पर खड़े होकर के और जिस प्रारंभिक वेग से किसी पिंड को ऊपर की दिशा में फेंकते हैं, अगर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जो है मुक्त हो जाए तब उसे क्या कहेंगे? मुक्त वेग। अर्थात वह प्रारंभिक वेग जिसके कारण पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर की ओर फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है, उसे मुक्त वेग कहते हैं। इसके बाद आता है अभिकेंद्री बल। ये वृत्ताकार कक्षा के लिए है कि वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर केंद्र की ओर जो केंद्र की दिशा में जो बल प्रयुक्त होता है उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसको पीछे समझ चुके हैं अच्छे ढंग से। अगर ये कोई वृत्ताकार कक्षा है, यहाँ इसका केंद्र है, यहाँ पर कोई पिंड है, तो ये वृत्ताकार कक्षा में अगर घूम रहा है इस तरफ से, तो इसमें यहाँ पर जो है एक बल लगता है इस दिशा में। इसी बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, केपलर का नियम लिख करके और केपलर के नियम के आधार पर न्यूटन का सिद्धांत बताना है। ठीक है, तो ये डिटेल में पढ़ाया गया है, दोनों क्वेश्चंस को वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ाया गया है, वहाँ पर देख सकते हैं। और आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये क्लियरली दिया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये पेज नंबर पुस्तक आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 3 पर है, वहाँ से आप इसको आसानी से जो है लिख सकते हैं। और ये जो है दूसरा इसका केपलर के नियम के आधार पर जो न्यूटन का सिद्धांत बना, यानी यह प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये प्रूव किया गया है। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 5 पर। वैसे वीडियो में, पिछले वीडियो में जो है अच्छी तरह इसको बताया गया, वहाँ से नोट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये केपलर का नियम 3 नियम के हैं। कौन कौन से हैं? कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है और तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभ पर निश्चित होता है। केपलर का ये पहला नियम था। दूसरा नियम है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। और तीसरा नियम था केपलर का, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, ये नियम पढ़ चुके थे। अर्थात तीसरा नियम जो था इनका, T प्रोपोर्शनल टू क्या था? T² प्रोपोर्शनल टू R³। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर सब पुस्तक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2E में। जो एक पत्थर है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, बड़ा है, तो उसको बाद में देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, उसका क्वेश्चन, अगला पार्ट वाला। क्या क्वेश्चन दिया है कि यदि G का मान अचानक दुगना हो जाए तो एक भारी पिंड को जमीन पर से खींचकर ले जाना दुगना कठिन हो जाएगा, क्यों? ये प्रश्न है कि कोई जमीन है, जमीन पर कोई पिंड है, मान लो ये जमीन है और इस पर कोई पिंड है यहाँ जमीन पर, और इसको कोई खींच के ले जा रहा है इस दिशा में। ठीक है, तो बल इधर लग रहा है। तो इस पर क्या होगा कि ये जब खींच के ले जाते हैं तो पृथ्वी पर इसका क्या होता है? घर्षण होता रहता है। मान लो ये पृथ्वी है, तो इस पर इसका क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण के कारण इस पर बल कौन सा प्रयुक्त होगा? एक बल तो ये खींच के ले जा रहा है व्यक्ति इस दिशा में, तो इधर बल लगेगा। दूसरा बल उसका किधर लगेगा? इधर डाउनवर्ड बल लगेगा। डाउनवर्ड कितना बल होगा? ये mg के बराबर, क्योंकि अगर इसका द्रव्यमान m है तो m द्रव्यमान के पिंड को कोई व्यक्ति इस तरफ खींच ला रहा है तो बल लगाएगा, उस बल के कारण तो इधर जाएगा। लेकिन उस पर दूसरा बल एक नीचे की तरफ लगता है। वो कौन बल लगाता है? वो पृथ्वी लगाती है। पृथ्वी जो बल लगा रही है वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। अब ये जो बल लग रहा है, यह बल जो है ये क्रियाशील क्या घर्षण बल का कार्य करेगा। तो इसमें ये जो बल लग रहा है वो घर्षण बल के जो है समानुपाती हो जाएगा, भार के समानुपाती हो जाएगा। जितना इसका भार होगा, भार क्या होगा? द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये भार हो गया। जितना इसका भार बढ़ेगा उतने ज़्यादा घर्षण जो है बढ़ेगा, क्योंकि घर्षण इस भार के जो है समानुपाती हो जाएगा। अब चूंकि G का मान दुगना कर रहे हैं, G का मान दुगना कर रहे हैं तो m पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? ये mg के बजाय ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके? m गुणे 2g।
तो ये बन गया क्या 2mg, ठीक है, यानी दुगुना हो गया। ठीक जब दुगुना हो जाएगा, भार दुगना हो गया उसका, तो घर्षण बल भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, अर्थात उसको खींच कर ले जाने में हमको दुगना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। भारी पिंड को जब हम जमीन पर से खींच कर ले जाते हैं तो उस समय पिंड और जमीन के बीच क्रियाशील घर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, और यह घर्षण बल पिंड के भार mg के समानुपाती होता है, इसलिए g का मान अचानक दुगना करने पर घर्षण बल भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, जिससे पिंड को खींच कर ले जाना उतना आसान नहीं होगा। इसका उत्तर नोट कर दिया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न दिया है कि एक पत्थर u वेग से जो है ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, यह ऊंचाई तक वो पहुंचता है, पहुंचने के बाद फिर वो नीचे आता है। तो ये सिद्ध करना है कि उसे ऊपर की ओर जाने में जितना समय लगता है, ठीक उतना ही समय नीचे आने में लगता है। तो इसमें क्या सिद्ध करने को कह रहा है, चाहे तो लिख सकते हैं साध्य। क्या सिद्ध करना है कि पिंड को ऊपर जाने में लगा समय, पिंड को ऊपर जाने में लगा समय बराबर होगा पिंड को नीचे आने में लगा समय। इसको डिनोट कर सकते हैं, मान लो T1 ले लिया, तो पिंड को नीचे आने में लगा समय, ये मान लेते हैं T2 है। तो हमको प्रूव करना है T1 = T2। इसको समझने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर, ये देखो कोई जमीन है, ठीक है, और यहाँ से कोई पिंड जो है इसको यहाँ फेंका गया इस ऊंचाई पर। तो इसको किस वेग से खींचा गया, जो है u वेग से, इसका वेग u है, और इसकी टोटल ऊंचाई समझो h है। ठीक है, ये इसकी h ऊंचाई हो गई। तो ये इस तरफ जब जाएगा तो मान लेते हैं जाने का इसका जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, T1। ठीक है, ये T1 टाइम में यहाँ पिंड पहुँच गया। जब यहाँ पहुँचेगा तो पिंड यहाँ पहुँचने के बाद वो फिर नीचे आ रहा है, अर्थात यहाँ रुकेगा, रुकने पर उसका v बराबर क्या हो जाएगा, 0। v बराबर 0 हो गया, ये अपवर्ड टाइम पर। और फिर वो पिंड नीचे आता है, चाहे तो दूसरी आकृति बना लो, चाहे उसी में कर दो, डाउनवर्ड जो है। तो जब डाउन, ये इधर बना लेते हैं साइड में, दूसरा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जगह कम है तो। अब यही पिंड जब यहाँ पहुँच गया तो फिर ये क्या आएगा, नीचे आएगा। नीचे आते समय उसकी हाइट तो सेम रहेगी, हाइट में तो कोई परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ से जब ये लौट रहा है तो यहाँ पर u उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और ये जो टाइम इसको लग रहा है, मान लेते हैं इसको कितना लग रहा है, t टाइम। अब यहाँ पर कैसा ले रहे हैं हम, इसको डाउनवर्ड ले रहे हैं, और ये कैसा था, यहाँ पर अपवर्ड था। ऊपर की जाते समय उसको T1 टाइम लगा और नीचे आते समय इसको T2 टाइम लगा। जब ये ऊपर जाएगा u वेग से फेंकने के बाद, तो यहाँ पर पहुँच कर क्या हो जाएगा, v 0, और यहाँ पर u 0 हो जाए, क्योंकि जब ये स्थिर हो गया तो u क्या हो गया, 0। फिर वहाँ से लौट रहा है, पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो उसका टाइम ले लेते हैं T2। ठीक है, अब इसके लिए जो है ऊपर जाते समय पहले हम निकाल लेते हैं क्या क्या होगा। ऊपर जाते हुए पिंड के लिए, ऊपर जाते हुए पिंड के लिए क्या हमको लेना रहेगा, एक तो इसकी जो है u तो खैर अभी मालूम नहीं है, u ही मानना पड़ेगा। दूसरा अपने क्या मालूम है, हाइट यानी s बराबर हमको लेना है h, और क्या लेना है, टाइम t = क्या लेना है, T1, इसको हमने मान लिया। और वेलोसिटी को हमको क्या लेना है, 0। और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण भी कार्य करेगा, तो चूंकि ऊपर जा रहे हैं तो a = -g। ठीक है, अब इसको फार्मूले में रख करके हम
T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसके लिए हमारे पास तीन समीकरण हैं, वो सबको याद होना चाहिए। एक तो गत संबंधी पहला समीकरण है u प्लस AT, और दूसरा है ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, और तीसरा है v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब इसमें से t ज्ञात करने के लिए से हम पहला लगा दिए, तो पहले इसमें t तो है, v है, a यानी g है, परंतु h नहीं है, हाइट नहीं है, तो इससे काम नहीं होगा। और अगर इसको लगाते हैं तीसरा, तो इसमें u है, v है, s है, परंतु t नहीं है। तो कहने का मतलब किसी एक फार्मूला, और इसको लगाते हो तो इसमें भी वही चीज़ है, v नहीं है यहाँ पर, तो कोई एक सूत्र से नहीं आने वाला है। कहने का मतलब दो फार्मूला लगाएंगे, चाहे पहला दूसरा लगा दीजिए या पहला तीसरा लगा दीजिए। तो पहला दूसरा ही लगा लेते हैं, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आ जाते हैं, चूँकि v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये फार्मूला है या समीकरण है, सूत्र लिख लो, या फार्मूला, सूत्र, समीकरण, या पूरा नाम लिख दीजिए। गत संबंधी पहला समीकरण, यहाँ पे मान रख दीजिए जो मान मालूम है। v का क्या मान है 0, u हमको पता नहीं है तो छोड़ दीजिए। a की जगह क्या लेंगे -g गुणे t की जगह हम क्या लेंगे T1। तो क्या हो गया ये 0 इज इक्वल टू u माइनस GT1, ठीक है। अर्थात इधर लाएंगे इसको, तो u का मान हमको मिल गया, इसको पक्षांतर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी u इज इक्वल टू GT1 मिल गया, ठीक है। अब हम दूसरा समीकरण यूज़ करें, चाहे इसको तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। पुनः चूंकि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये भी गत संबंधी दूसरा समीकरण है, नहीं तो सूत्र लिख लो। इसलिए s की जगह हम क्या यूज़ करेंगे h, ऊपर लिखा हुआ है, u का मान हमको मालूम हो गया GT1, t की जगह पर T1 प्लस हाफ, a की जगह -g और t की जगह T1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पहुँचते हैं, इसलिए s की वैल्यू हमको मिल गई कितना GT1 स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, हाफ GT1 स्क्वायर। अब GT1 स्क्वायर में से हाफ GT1 स्क्वायर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ GT1 स्क्वायर। अब यहाँ से T1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इसलिए T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा, g नीचे हो जाएगा 2 ऊपर, यानी आ गया 2h अपान g। चाहे तो t निकालना है तो वर्गमूल ले लो, नहीं बाद में ले लेंगे, छोड़ दो यहीं पर। ये इक्वेशन डाल लेते हैं 1, ठीक है। अब पुनः, अब ये पिंड कभी किससे निकाला, ऊपर जाने के लिए, अभी हम किसके लिए निकाल लेते हैं, नीचे आने के लिए। तो नीचे आने के लिए क्या होगा, नीचे आते हुए पिंड के लिए, नीचे आते हुए पिंड के लिए हमें क्या क्या मालूम है। अब देखिए, जब पिंड नीचे आ रहा है तो यहाँ u बराबर कितना हो गया 0, u बराबर 0, और t बराबर क्या हो जाएगा, t2 टाइम हमने लिया, और क्या जानकारी है, s बराबर h, वो तो ठीक है, और a बराबर हो जाएगा g के, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये बराबर g हो जाएगा। अब इसको जो है पुनः फार्मूला लेते हैं, सेकंड से इसमें तो मिल जाएगा, क्योंकि हमको v की ज़रूरत नहीं है, तो बिना v का हमारा सेकंड से काम चल जाएगा। क्योंकि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फार्मूला है, या गत संबंधी दूसरा समीकरण, जो भी लिख लीजिए। वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो s की जगह क्या हो गया h, u की जगह पे 0, t की जगह T1 प्लस हाफ, और g की जगह, a की जगह g, क्योंकि यहाँ प्लस लगेगा, नीचे आ रहा है, और t की जगह T1 स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, h इज इक्वल टू हाफ GT1 स्क्वायर, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, समझ में आया, वैल्यू पुटअप कर दिया है,
आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेते हैं T1 स्क्वायर, T1 नहीं सॉरी यहाँ T2 है, T इज इक्वल टू T2 है। तो ये T2 का स्क्वायर मिल गया कितना, 2 उधर जाएगा तो 2H/G, क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों समीकरणों की तुलना कर दीजिए कथन 1 और 2 से। दोनों का जो है राइट साइड बराबर है, 2H/G ये भी था और 2H/G, तो इसलिए क्या मिल जाएगा अपने को, T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, अर्थात T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, T2। और ये कौन सा टाइम है, ऊपर जाने की समय लगा, ऊपर की ओर जाते समय लगा समय, और ये नीचे के ऊपर। अतः अपने को प्रूव हो गया क्या कि पिंड को ऊपर की ओर जाने में लगा समय या ऊपर जाने में लगा समय ये बराबर है पिंड को नीचे आने में लगा समय। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, 2 समाप्त हो गया तो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है।